तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल स्टोरीज विद जेनेट। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है जो एक काउंसलर है, एक एजुकेटर और एक सोशल वर्कर भी हैं और एक थिएटर आर्टिस्ट। वेलकम भूपी मैम टू आवर स्टोरीज विद जेनेट। हाउ आर यू? आई एम रियली गुड। और आप लोगों से मिलकर तो और अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैम आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लाइक आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैम आप इतने वर्सेटाइल पर्सनालिटी कैसे हो? कैसे हूँ? शायद मेरा जो है वो कहते हैं ना, जो एक मिस्त्री मसाला जो तैयार करता है, तो वो जो मेरे जो बनावट का मसाला ही वैसा है शायद। अच्छा मतलब जीन्स में है बेसिकली। हाँ, जीन्स में ही होगा मेरे ख्याल से। कुछ मेरे कुछ जो एक पर्सनालिटी ट्रेट भी ऐसा है कि मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ कुछ सीखने के लिए। मेरे अंदर जैसे कोई क्यूरियोसिटी है, एक 16 साल के बच्चे वाली भी, छोटे बच्चे वाली भी। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ को सीखने के लिए, हर चीज़ को जानने के लिए ये क्या है। और ह्यूमन इंटरेक्शन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर रेलवे स्टेशन पे हूँ तो वहाँ जो एक चेन बेचने वाला है, मैं उससे भी अपने आप को जो है कर लेती हूँ, बातचीत उससे भी कर लेती हूँ। और अगर कोई ड्रग एडिक्ट है बच्चा, वो मुझे अगर दिखता है कहीं सीपी कहीं, तो मैं उसके साथ बैठ के भी बात कर लेती हूँ। तो कोई इशू नहीं आता। मुझे लगता है शायद मेरी नेचर शायद ऐसी है। तो गाइस आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे साथ भूपी मैम है। तो मैम जैसे कि मतलब आप कोई बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी नहीं हो, और हमारे पॉडकास्ट का मेन मोटिव भी यही है कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे लोगों को काफ़ी सीखने को मिल सकता है, हमारे पॉडकास्ट पे बेसिकली वही लोग आते हैं। और तो हम लोग जानना चाहते हैं कि हु इज़ भूपी सिंह, कि कौन है भूपी सिंह। हाँ, मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करूँ? ठीक है। मैं अपने आप को अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करूँ तो फर्स्ट थिंग, आई एम अ ह्यूमन। और उसके बाद जो है मैं बाकी जो आपने बोला कि सोशल वर्क एज अ काउंसलर, जैसे काफ़ी होता है, बच्चे मेरे पास आते हैं, उनसे रिलेट करती हूँ। और अपने आप को मैं क्रिएटिव पर्सन भी बहुत मानती हूँ, क्योंकि थिएटर जो है, आई लव थिएटर। म्यूज़िक से मेरा बहुत संबंध है। जो भूपी है तो उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है विदाउट म्यूज़िक, विदाउट रिदम, विदाउट बीट्स। तो और हाँ, मैं इंजॉय करती हूँ। जो भूपी है वो बच्चों के साथ कनेक्ट रहना जो है बहुत इंजॉय करती है। प्लांट्स के साथ कनेक्टेड रहना इंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो लाइक आई हैव ग्रोन बिकॉज ऑफ देम ओनली। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम चिल्ड्रन, फ्रॉम अदर पीपल। अब जैसे आपने बताया कि आप थिएटर आर्टिस्ट थे, हाँ, तो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? हाँ, थिएटर जो है 79-80 की बात होगी कि मैं पहले कवि गोष्ठियों में काफ़ी जाती थी, कविताएं बहुत लिखती थी। वहाँ से जर्नी शुरू हुई तो मैं रेडियो में पहुँची। रेडियो में रेगुलर प्रोग्राम करते हुए मैं दूरदर्शन पहुँची। दूरदर्शन में रेगुलर प्रोग्राम मैं कर रही थी, तो तभी मैं थिएटर आर्टिस्ट थे जिनके कांटेक्ट में आई। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो है थिएटर में शुरू हुई, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैं करना चाहती हूँ, थिएटर में एक्ट करना चाहती हूँ। और शुरू जो मेरी जर्नी हुई थी वो मंजरी नाम से ग्रुप होता था, जो दीनानाथ मिश्रा जो नवभारत टाइम्स के एडिटर थे, वो थे उसके। अडवाणी जी थे उस समय। अच्छा, द ग्रेट पॉलिटिशियन। हाँ जी, अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो उनके ग्रुप से जो है, मैं मीन्स काफ़ी अपने आप को लकी मानती हूँ कि उनके ग्रुप से मेरी जर्नी, उनकी गाइडेंस में जो है जर्नी शुरू हुई। उन्होंने थिएटर के लिए जो है हमारी एक्टिंग वर्कशॉप्स भी वो ही अरेंज करते थे। अडवाणी जी के घर में ही हम जाते थे, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है फ्लैट में जाते थे। और NSD के हैं अंकुर जी, तो
लाइक ही यूज्ड टू टीच अस फ्यू टेक्निक्स जो थिएटर की जो हैं. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड थिएटर ऑल्सो साइमल्टेनियसली. देयर आर सम पीपल, कई लोग हैं जिनको थिएटर में परस्यू करना अपना करियर, तो वो क्या करें और कैसे करें? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने शुरू किया था तो आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि आई हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. मैं अपने, हाँ, तो मैं ऐसी कोई मैं बोलूँ कि हाँ स्ट्रगल करें, और ये मेरा पर्सनल अपना व्यू है कि अगर थिएटर में जाना है तो सबसे पहले जो है आपकी जेब में अपना खर्चा उठाने की हिम्मत हो, कि पेरेंट्स पे प्रेशर ना पड़े, और कोई इस तरह से ना दिखाया जाए कि हाँ भाई कुछ भी नहीं है मेरे पास. तो मेरी जो तैयारी थिएटर में शुरू हुई तो उस टाइम मैंने जॉब साथ में की. अच्छा. अपने आप को मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी और साथ में मैंने थिएटर किया, क्योंकि थिएटर में ना बहुत पैसा नहीं है, स्ट्रगल बहुत है. तो एक जो पैशन है, एक अंदर जो चुल होती है ना काम करने की, तो वो एक थिएटर आर्टिस्ट का बहुत मन करता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए. तो वो मैं जब कर रही थी तो आई हैड माई पॉकेट मनी, आई हैड जॉब, तो जिससे जो है मैं अपने आप को सपोर्ट कर रही थी साथ में. तो मैं यही बोलूँगी जो भी करना चाहती हूँ क्रिएटिव साइड में है तो दे मस्ट परस्यू फॉर दैट. हार्ड वर्क जो है वो तो खैर है ही है, पैशन के साथ, पर अपने आप को फाइनेंशियली भी जो है ना सपोर्ट करने का, हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट सी रहनी चाहिए. बिल्कुल, वो होना बहुत ज़रूरी. काफ़ी अभी यंगर आर्टिस्ट होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ में करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट वो पूरा उस चीज़ में चले जाते हैं, वो एक अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं रखते पीछे से. हाँ, या वेरी राइट. हाँ, वो सपोर्ट सिस्टम जो है ना, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. अपना सपोर्ट सिस्टम जो है आपके पास होना चाहिए उससे, क्योंकि जिनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना, तो पेरेंट्स का काफ़ी प्रेशर रहता है. बिल्कुल. भी तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, कुछ कमाते नहीं हो, अभी क्या करोगे आगे. पर जो जाना चाहता है उसका इतना जुनून होता है कि वो जाना ही चाहता है, करना चाहता है, तो ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए. बेसिकली पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एक सेटल्ड हो जाए. कोई पेरेंट्स इसलिए तो नहीं बोलता कि तू कामयाब ना हो या कुछ, सेटल्ड होने के लिए कहते हैं. हाँ, ताकि उन्हें वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो उन्होंने अपने अर्ली स्टेजेस में फेस. हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे जो स्ट्रगल आप जो करते हो ना उसमें फिर एक इस तरह की सपोर्ट रहती है. अब तो बहुत वेन्यूज़ है जहाँ आप कर सकते हो, है ना, वेब सीरीज़ में काम मिल सकता है, और बहुत जगह हैं जहाँ पर बच्चे आजकल कर रहे हैं. हाँ, आजकल कर रहे हैं, वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये थिएटर की तरफ भी जा रहे हैं. दे आर डूइंग दैट. मैम, हमने स्ट्रगल की बात करी, एक एस्पायरिंग एक्टर के बारे में बात करी, या थिएटर आर्टिस्ट के बारे में बात करी. आपका कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो थिएटर लाइन से आपको मतलब मिला हो? थिएटर में अच्छा एक्सपीरियंस तो बहुत हैं जो सीखने से मिला. अंकुर जी से जो सीखने के लिए मिला, और शायद मैं, क्योंकि मैं NSD तो नहीं गई तो वो मौका मुझे नहीं मिलना था, उसके लिए तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड है. और अभी भी जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे अटेलियर थिएटर के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ भी कुलजीत हैं, उनके साथ जो है काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. आई एम रियली ओपन, जो यंगर जनरेशन जो कर रही है उनसे सीखने के लिए जो है, तो ये एक्सपीरियंसेस मेरे अच्छे ही रहे उनके साथ जो है. और बहुत बुरा एक्सपीरियंस जो है ऐसा तो कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि थिएटर में होते हुए जो है ना, एक तुम्हारी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल ट्रेनिंग होती जाती है कि जहाँ स्टेज पे कुछ भूल गए, या मैं थोड़ी देर थोड़ा लंबा पॉज दे के स्टेज पे आती हूँ तो उसको कैसे कवर करना है, इम्प्रोवाइजेशन. हाँ, तो वो चीज़ें जो हैं तो वो तो होती रही. तो पता नहीं, शायद मैं ओवरकम हो गई हूँ. ऐसे बहुत बुरा एक्सपीरियंस मुझे याद नहीं आ रहा. ये तो रही थिएटर की बात. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल इश्यूज, लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट एंजाइटी. जैसे आप काउंसलर हो बेसिकली, तो देयर आर सम पेरेंट्स, मतलब जिनको पता है कि उनका बेटा या बेटी
इन सब चीज़ों से फेस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, बट उन्हें पता नहीं कि उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। हाँ, एज अ काउंसलर जो कि मेरे पास काफ़ी जो आते हैं बच्चे, तो बहुत आते हैं एज अ काउंसलर जो है, तो वहाँ बच्चों के जनरली पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि उनके बच्चे का ये इशू है, तो ये लो जी बच्चा और इसका इशू रिजॉल्व कर दो। पर वहाँ पर मैं महसूस करती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पेरेंटिंग का आता है। सबसे पहले तो जो बच्चे आते हैं वो बहुत लेट पेरेंट्स लाते हैं, क्योंकि एक बड़ा ना सोशल टैबू सा है, उनको जो है एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको लगता है ये बीमार है जो इसको हम काउंसलर पे ले जाएं। अरे भाई, बीमार होना ज़रूरी नहीं है, उसको बीमारी मत कहिए, ये एक इशू है। उस इशू में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप हेल्प क्यों नहीं लेते? तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि एक जो सोशल टैबू है ना, कि इसका कोई बात नहीं तो जो एक सोशल टैबू है ना कि काउंसलर पे जाना और दुनिया को पता ना चले कि मेरा बच्चा ना डिप्रेशन में है, उसको छुपा के कमरे में रखें, और जितना आप उसको सीक्रेट रखेंगे ना उतनी बड़ी सिकनेस आपकी होगी। तो सबसे पहले जो है कि दे शुड बी ओपन टू टेक हेल्प, और जब हेल्प लेने आते हैं तो उस टाइम खाली जो है, जो मैं काउंसलिंग जो करती हूँ, तो मेरे लिए अगर बच्चे का इशू है, वो एडिक्शन में है, डिप्रेशन में है, उसका रिलेशनशिप इशू आ रहा है पेरेंट्स के साथ, या एजुकेशन में जो है उसका फोकस नहीं हो रहा, इस सब इशू में अकेले बच्चे की काउंसलिंग नहीं होती है, उसमें पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ दैट काउंसलिंग। वहाँ उनको भी जो है हेल्प लेनी चाहिए कि हाउ टू हैंडल देयर चाइल्ड, बेसिकली एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें वो। बिल्कुल उस बच्चे का जो है, क्योंकि कुछ भी इशू अगर रिकवरी बच्चे की हम चाहते हैं ना, तो वो रिकवरी घर से ही शुरू हो सकती है, और पेरेंट्स तो जो है उनके साथ एक जड़ें जो है जुड़ी हुई हैं बच्चे के पेरेंट्स के साथ, तो एक उस रिलेशनशिप से जब हम काम शुरू करते हैं तो बच्चे की रिकवरी जो है वो जल्दी होती है। और जहाँ पेरेंट्स को यही लगता है कि इसी को है, इसी को समझाओ, सोता नहीं है, ये करता है, ये पढ़ता नहीं, कुछ नहीं है, और बहुत क्रिटिकल जब हो जाते हैं उसके लिए, तो वहाँ पर जो है सबसे पहले तो पेरेंट्स को हैंडल करना पड़ता है कि यू अंडरस्टैंड, यू नो, कि ये बच्चा ऐसा क्यों है। वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न। हम डूज एंड डोंट्स नहीं कह सकते, बेटा आपने ये नहीं करना, इतने बजे पढ़ने बैठ जाना, इस तरह की इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे सकते। लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड। और कई पेरेंट्स के साथ ये भी होता है कि जैसे उनका चाइल्ड अलग बिहेवियर कर रहा है तो वो उस चीज़ को बिल्कुल ही अलग वे में ले जाते हैं कि ये बिगड़ गया या समथिंग बदतमीज़ हो गया, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इसे कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकती है। हाँ, बहुत पेरेंट्स आते हैं जो रिलेशनशिप बच्चे के साथ काफ़ी ख़राब है, क्योंकि बच्चा जो है रिप्लाई बैक कर रहा है या सारा दिन मोबाइल पे है, तो इस तरह के इशू हैं। तो वहाँ जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन जो उस रिकवरी में चाहिए दैट इज़ लव, है ना। तो वही मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ कि कितने पेरेंट्स हैं जो सुबह उठ के अपने बच्चे को हक करते हैं, कितने पेरेंट्स हैं जो वो कहते हैं जी हमारे माँ बाप ने हमें कोई सुबह उठ के हक करते थे, हमारे माँ बाप के हमारे लिए ये करते थे, हमें 2 थप्पड़ लगाते थे तो हम कहना मानते कुछ है। पर ये कि हर जनरेशन जो है बदलती जाती है ना। मैं वैसी नहीं हूँ जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मैं अपने उनसे अलग हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से अलग हूँ, और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे से अलग है ना। तो ये जनरेशनल जो डिफरेंसेस चेंजेस आ रहे हैं। जब मैं पैदा हुई मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, अब जो पैदा हो रहे हैं उनके हाथ में मोबाइल है। तो इस तरह से बहुत चीज़ें जो हैं चेंज आ रही हैं। कोई बच्चा अगर बहुत उखड़ा सा रहता है, इस तरह से रहता है, तो उस बच्चे के कोई इमोशनल इश्यूज़ है, तो वो इमोशनल इश्यूज़ हो सकता है कि घर के एनवायरनमेंट में पेरेंट्स के अपने कोई इमोशनल इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं और उसकी छींटें बच्चे पे भी पड़ रही हैं। तो उस ये सारी बात जो एज अ काउंसलर सारा कुछ समझने के बाद जो है फिर हम जो है उसको समझाते हैं। और मैं तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ, पेरेंट्स को भी मैं कहती हूँ कि मैं एक माँ हूँ,
हाँ, मैं भगवान नहीं हूँ, तो मेरे से भी गलती हो सकती है। मेरे को भी जो है, जो बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स को भी ह्यूमन की तरह देखें। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे की गलती माफ़ करता है तो एक बच्चे को भी बताया जाता है कि ये पेरेंट है आपका, वो भी ह्यूमन है। अगर उससे कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो वो आपको भी लेट गो करनी आनी चाहिए, है ना। वो तो एक दूसरे को ताना मारने वाले तीर घर में चलते रहे तो फिर तो सोल्यूशन है ही नहीं, है ना। तो एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस के बाद जो है उसका जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ बात ही नहीं होती है तो वहाँ सोल्यूशन तक कैसे पहुँचेंगे। जैसे अभी मेंटल हेल्थ, आप एक काउंसलर हो तो आपको पता होगा कि इंडिया में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टैबू है। लोग जल्दी से रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि उन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू है, या फिर लोग बताना ही नहीं चाहते। हाँ, वही मैं अभी जो मैं कह रही थी कि तो बहुत ज़्यादा है कि छुपा के रखते हैं ना, वी पुट अंडर द कारपेट। और कारपेट जब तक हाथ ही जितना बड़ा नहीं हो जाता, जब हाथ से नहीं निकल जाता। और मैं बहुत हैरान होती हूँ कि कब से कुछ बच्चे आते हैं कि उनका इस तरह की स्टेज कब से चल रही है और वो अपने रूम में बंद रह रहा है। पर जब वो कुछ सुसाइड टाइप की चीज़ जब अटेम्प्ट करते हैं तो पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं इसने ये काट लिया और ये कर लिया, तब वो आते हैं। तो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर पहले ही आ जाए वो इशू देखें तो ये चीज़ जल्दी ही रिजॉल्व हो सकती है। एक ना हमें ज़रूरत है एक हैप्पी सोसाइटी। हैप्पी सोसाइटी कैसे बनेगी? हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअली। अपने जो है घर में अगर जो है इशू तो घर से ही शुरू होता है ना। अब लोग इसलिए भी छुपाते हैं क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। अगर किसी का पता लग गया कि उसे कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो सोसाइटी ऐसे हो जाती है कि ये तो पागल हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं दिखाते या छुपाते रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सोशल प्रेशर बहुत है ना, बहुत है। पर चेंज हो रहा है। ये तो मैं देख रही हूँ, बहुत चेंज हो रहा है सोशल प्रेशर के। मेरे को ऐसे लगता है कि चेंज कौन करेगा, है ना। हम बैठते हैं और चाय के कप के साथ बात करते हैं, जी ऐसा है, पर हम बात ही करते हैं, पर करेगा कौन? तो सबको छोटा छोटा हिस्सा लेना पड़ेगा ना। अब जो आपकी बात कर रहा है आपके बारे में, तो उसके घर में भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, है ना, दूसरे के लिए वो जो कहते हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट बॉदर फॉर दैट। लव योर सेल्फ डज नॉट मीन दैट बीइंग सेल्फिश, कि आप अपना ध्यान रख सकें, अपने इमोशनल हेल्थ। हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इमोशनल हेल्थ जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को मुझे लगता है ये सब चीज़ें कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं एजुकेटर जैसे आप, हाँ, काफ़ी जो है 39 ईयर्स से भी ज़्यादा जो है मेरा एजुकेशन से रिलेशन रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम तब से लेके अब तक जब मैं देखती हूँ तो वही किताबों में और रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। एग्ज़ाम की तैयारी करो, रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड क्या है, उसी पे फोकस है। तो जो बच्चे के किन इमोशन से निकल रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं। जब बच्चा 7th में 6th में आता है, उसमें क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं ना। वो पेरेंट्स एकदम से कहते हैं कि जी ये तो पहले तो ऐसा नहीं था, बदल गया है। 9th में जाता है और चेंजेस हैं, तब तो मैं कहती हूँ अभी 11th में जाने दो, फिर आप देखो और इश्यूज आने वाले हैं। क्योंकि अभी तो बच्चे में जब अपने इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, और उसका जो वो खुद अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा बच्चा, है ना। तो उसको थोड़ा सा वो टाइम देना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी चीज़ें जो हैं सेटल हों। और यही एज है जिस टाइम के बीच में, ड्यूरेशन के बीच में बच्चा कुछ जो है उल्टी हरकतें भी कर जाता है ना। तो इट्स ओके, हमें उस चीज़ को बहुत बड़ा नहीं बनाना, है ना। वो जो छोटी चीज़ है, तो कुछ घटनाएं होती हैं, पर पेरेंट्स उन घटनाओं को जब दुर्घटना बना देते हैं ना, तो वो इशू इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे पता ही नहीं क्या है। जैसे सेक्स एजुकेशन है हमारी कंट्री में, वो इतना अभी कोई बात नहीं करना चाहता उस चीज़ के बारे में। फैमिली में वो माहौल ही नहीं है कि बच्चा और पेरेंट्स बैठ के उस चीज़ के बारे में बात करें। एजुकेशन सिस्टम में कोई चैप्टर या कुछ ऐसा है ही नहीं कि सेक्स एजुकेशन के बारे में। और उसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं।
बहुत ज़्यादा। ये तो काफ़ी मेरे पास आते हैं इससे भी। पेरेंट्स कहते हैं कि ये अपने आप को रूम में ही बंद कर लेता है, रूम नहीं खोलता, ये क्या करता है अंदर। और पॉर्न वॉचिंग बहुत जो बढ़ गई है, तो इस तरह से जो है, क्योंकि वही मैं जैसे मैं बोल रही थी, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चा अपने आप को समझ नहीं पाता। ये सब एजुकेशन सिस्टम के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारे करिकुलम में कुछ स्कूल्स हैं अभी जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेक्स एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो सेक्स एजुकेशन तो इतनी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कोई ऐसा टैबू वाला चीज़ नहीं कि ओहो ये क्या बात कर रहे हैं या कुछ उस तरह से। मुझे लगता है कि ओपनली जो है बात करनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत पेरेंट्स बात कर रहे हैं आजकल बड़ा ओपनली, अपने बच्चों को जो है वो गाइड करते हैं, ताकि बच्चे को घर से जब गाइडेंस मिलती है ना, और उनको एजुकेशन मिलती है, सेक्स एजुकेशन, या स्कूल में एक राइट डायरेक्शन से उनको बताया जाता है, तो बच्चे का भटकने के चांसेस कम है। जब वो इधर उधर गलत जरिए से जब उन तक आता है, एक मसाला न्यूज़ बन के कि अट्रैक्शन सा, और फिर उनको लगता है कि लाइफ में जो इंजॉयमेंट और जॉयफुल मोमेंट्स है ना, दैट इज ओनली पॉर्न वॉचिंग, है ना। और वही चीज़ें उसको इस तरह से जब दिया जाता है को रियलिटी में, हाँ, तो फिर वो गलत है। तो इट्स बेटर है, सेफ्टी यही है, क्योंकि जितना भी ज़्यादा पॉर्न वॉचिंग जो बढ़ती है, तो उतना ही जो बच्चा है ना इल्यूजन में रहता है, फैंटेसी में रहता है, रियलिटी से जो दूर है। तो बच्चे को जो है ये एजुकेशन तो एक राइट डायरेक्शन में जो मिलनी बहुत बहुत ज़रूरी है। डू यू थिंक जितने अभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, या फिर रेप केसेस या ईवटीज वगैरह, इसमें कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन लैक होने की वजह से हो रहा है सब कुछ? हाँ, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वही जो कोविड के दौरान भी इतने केसेस आए कि क्योंकि 24/7 घर में हम बंद हैं, और केसेस आए जो कि अपने ही क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने ही मोलेस्ट किया अपने घर के बच्चों को। हाँ, और इस सेक्स एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोगों के दिमाग में आता है कि इट इज़ ओनली अगेंस्ट वुमेन मोलेस्टेशन जो है, लड़कों के साथ भी जो है बहुत हुआ जो केसेस कोविड के दौरान जो मैंने केसेस जो देखे, तो वो उन लोगों को समझ में ही नहीं आता जो कि उनके अंदर अगर इस तरह का जो इमोशन आ रहा है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए। वही मैं कह रही हूँ ना, डूज एंड डोंट्स है। ये नहीं करना ये गलत है, ये नहीं करना ये ठीक है, बस एक क्राइटेरिया सेट करना है कि ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि ये ठीक है या गलत है, राइट और रॉन्ग में ना पढ़ते हुए जो है उनको डायरेक्शन दी जाए। अगर किसी को इशू आता है ना इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं, तो उसको जो है अपनी जो उस टाइम एनर्जी उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, कि एक्सरसाइज करनी है या थेरेपी ले ले, और फिज़िकल अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दे अगर किसी के साथ ऐसा इशू है। तो इस तरह से डायरेक्शन दी जाए तो ये चीज़ें जो है मैटर जो है। और फिर अगर मैंने देखा कि बच्चे के साथ घर में ऐसा केस हुआ है, फिर वो छुपा दिया जाता है कि बताना नहीं है। हाँ, एक तो बच्चा आपसे शेयर कर रहा है कि अपने ही क्लोज रिलेटिव ने मेरे साथ ऐसा किया, तो और वो बता रहा है घर में अगर अपनी माँ को, तो व्हाई नॉट? ऐसे कैसे आप उसको बंद कर सकते हो ना, कैसे बता सकते हो? और जिस भी बच्चे के बचपन में एक नॉर्मल बचपन नहीं रहा होता, तो बड़े होने पे तो वो बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ना एक नॉर्मल बिहेव करे। वो मेंटल इफेक्ट जो पड़ जाता है बहुत इमोशनली, तो वो ट्रॉमा सा वो ले जाता है, वो किस रूप में निकलता है। डू यू थिंक इट्स लाइक स्कार्स, बेसिकली स्कार्स, इमोशनल स्कार्स? हाँ, इमोशनल स्कार तो है ही है। तो पर कोई भी स्कार को है ना कि इतना बोझा उठा के जीने का फ़ायदा ही नहीं है ना। एक लाइफ हमें मिली है, और उस बेटर यही है, मैं चाहती हूँ कि आपके भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर मिले कि किसी भी तरह का बोझा है, इस तरह का इमोशनल ट्रॉमा जो है ना,
प्लीज़ उसको हैंडल करो, उसको उतारो, ताकि जिस भी एज पे आके आपको पता चले तो है, ताकि आप आगे की लाइफ जी सको। ऐसे भार में रोकर तो जीना कितना मुश्किल है ना। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मैम, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर्स। अपने बारे में, जैसे कि आई वॉज एक्सपीरियंसिंग वेरी बैड ब्रेकअप एंड आई वॉज इनटू लाइक ड्रग्स एंड साइकेट्रिक्स। आई वॉज अलोन। डू यू थिंक कि कोई अकेला है, अगर जैसे बताना नहीं चाहिए बट आई अटेम्प्टेड सुसाइड, ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, मतलब कि एक रे ऑफ मोटिवेशन कहता है, रे ऑफ लाइट आनी चाहिए, हाँ, जिससे हेल्प हो। मेरे पास आई गॉट योर नंबर एंड वी टॉक्ड, तो अभी आई एम टेकिंग योर पॉडकास्ट एंड आई गॉट फ्रेंड्स। हाँ। मैम, तो आपके हिसाब से उस चीज़ को कैसे चैनलाइज करना चाहिए, और उस टाइम क्या एम रखना चाहिए कि नहीं ऐसे ऐसे? अभी आपके केस में सबसे अच्छी बात थी कि योर पेरेंट्स वर सपोर्टिव, है ना? यस। तो आपके साथ कुछ हुआ, आपको उसी टाइम हॉस्पिटल में डाला गया, और एक अच्छी बात और थी कि आपके अंदर विलिंगनेस थी, है ना, टू टेक हेल्प। और पेरेंट्स भी जो थे वो इस तरह के नहीं थे कि किसी को बताना, छुपा दो इसको, बस पर्दे में रखो सारी चीज़ को, है ना। और इस एज में बहुत नॉर्मल है ब्रेकअप होना और उससे टूट जाना, और इतने ज़्यादा जो है डिप्रेशन में चले जाना। फिर कभी कभी हमें ऐसे यार दोस्त भी मिल जाते हैं जो कहते हैं भी बहुत लो फेस है, जो एक के सुट्टा मार के देख भी, स्मोकअप करके देख, ये वाला ड्रग इस्तेमाल करके देख, एक बार कर ले क्या होता, हाँ 2 बार पी ले, देख तो सही, तू ऐसा उड़ेगा कि उस तरह से, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है ऐसे सर्कल में, हाँ। पर वहाँ है कि when you get in touch with the right person, जैसे आपके जो ये फ्रेंड जो है, it was I think good help to you, एक जो है ना, तो ऐसा है कि you are not alone, nobody is alone। आप खोल के आंखें देखो तो सही, आपके लिए जो है ना यूनिवर्स ने हर एक के लिए कोई ना कोई क्रिएट किया है, आपको चांस ज़रूर मिलता है उसमें से निकलने का। और वो आप पे है कि आपने उस चांस को ग्रैब किया एंड आप उस डायरेक्शन में निकलते गए, और आपको यही हुआ कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ब्रेकअप हुआ, इट वाज नॉट एंड ऑफ लाइफ, है ना। और आज आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे, तो आपकी एनर्जी जो है चैनलाइज हुई ना, दूसरी डायरेक्शन में हुई। और हाँ, ये जो चोटें लाइफ में लगती हैं ना, अल्टीमेटली इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर ओनली, है ना। जो क्योंकि इट वाज योर फर्स्ट ब्रेकअप, तो ऐसा होता ही है, हाँ। और फिर कुछ ना कुछ ये जो होती है ना, तो ज़्यादातर इट्स अ पपी लव काइंड ऑफ थिंग, काफ़ी फिल्मी टाइप इमेजिनेशन होती है हमारी। तो चोट दिल से ज़्यादा जो आपका इल्यूजन और फैंटेसी को चोट ज़्यादा लगी, जिसमें इतने साल हम अपना फ्यूचर बुनते हैं कि वो होगा। पर आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि यू आर डूइंग सो गुड विद योर लाइफ। आप एक काउंसलर हो, बट देयर आर सम पीपल जो अभी भी ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पा रहे। इट्स लाइक कि वो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे, भले वो ब्रेकअप हो या कोई पास्ट ट्रॉमा हो या कोई किसी की डेथ हो गई हो या उस, हाँ, है ना। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो है ना, हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। बिल्कुल। कोई भी ऐसी जो घटना जो होती है, तो दैट इज़ नॉट लाइक दिस कि भी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। शेयर विद योर फ्रेंड, शेयर विद योर पेरेंट्स। मैम, जैसे यू टोल्ड अस कि यू वर इन थिएटर, मतलब थिएटर के जरिए भी कई सारी थेरेपी हो सकती है। हाँ, मैं जो इसमें तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अब जो है ड्रामा थेरेपी जो है, अब तो आर्ट की फील्ड में हर तरह की थेरेपी चल रही है ना, कलर थेरेपी है, बहुत कुछ है। जैसे मैं थिएटर जो बहुत सालों से जो मैं कर रही थी, तो मैंने बच्चों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा थेरेपी। तो जो एक काउंसलर होते हैं, जो हम थेरेपीज़ करवाते हैं ना अपने, जो भी कोई आता है अपने इमोशनल या मेंटल इश्यूज़ के लिए, उन थेरेपीज़ को हम एक ड्रामेटिक वे से जो है
उनके साथ जो करते हैं उसमें ग्रुप थेरेपी ज़्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं और उनको जो एक्सरसाइजेस कुछ कराई जाती हैं, तो उसमें बहुत जो है मज़ा आता है। और जो इमोशनल इशू के साथ जब चल रहा है उसको पता भी नहीं चलता कि ये मेरी थेरेपी हो रही है ना। उसमें जो है लाइक दे आर सो ओपन, दे बिकम कंफर्टेबल, क्योंकि एक दूसरे की जो है उनको जो है सपोर्ट मिलती है। उनको पता है यहाँ मैं कोई अपनी पर्सनल चीज़ भी अगर शेयर कर दूंगी या कर दूंगा, उसकी एनोनिमिटी रखी जाएगी, है ना, उसको कोई जजमेंटल नहीं है। तो उनके जो पर्सनल इश्यूज़ कुछ जो हैं, एग्रेशन है, कोई एंगर से जो कर रहा है, तो यहाँ पर आकर जो है वो कैथारसिस थिएटर जो है ड्रामा थेरेपी में वो कैथारसिस कर सकता है, चिल्ला सकता है, जो मर्जी बोल सकता है। कोई फियर फैक्टर है अगर उसकी लाइफ में, तो उसके ऊपर हम उसको एक ड्रामा टाइप से जो है हेल्प कर देते हैं उसमें। तो ये तो बहुत ही ड्रामा थेरेपी, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अब तो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में भी काफ़ी जगह जो है हो रही है जो ये थेरेपी है, और मुझे लगता है और ज़्यादा ये आगे आनी चाहिए जो है थिएटर थेरेपी और ड्रामा थेरेपी जो है। सो मैम, जैसे कि अभी सोशल मीडिया है, डिजिटल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और आजकल हो गया है कि लोगों के अंदर ना सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जब से सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा हो गया फेमस, तो लोग दूसरों की लाइफ को देख के खुद में ऐसा फील करते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, या मैं इतना अच्छा, या मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती हूँ। तो ये सेल्फ लव के ऊपर कुछ आप कहना चाहो तो? हाँ, ये तो सेल्फ लव नहीं हुआ, ये तो मैं कंपेयर करके बड़ी आसानी से अपने आप को जो है ना लो लेवल तक गिराने के लिए तैयार बैठी हूँ या बैठा हूँ। जो ये है सेल्फ लव, वहाँ वो है कि मैं वो काम करूँ जिससे मेरे को नुकसान नहीं हो, है ना। तो उसमें तो हर चीज़ जो है बैलेंस में होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल भी मत देखो और ऐसा, क्योंकि आप ये मीडिया ऐसा आपके सामने सब कुछ है और आपको सब समझ है क्या ठीक है और क्या गलत है, ऐसा नहीं है। तो कोई किसी के सिखाने से जो है हम जल्दी सीखते भी नहीं हैं, है ना, वो अंदर से ही है हमारे। वही मैं जैसे बात करती हूँ, अगर आप विलिंग हैं तो वो करेंगे। तो सेल्फ लव जो मेरे हिसाब से जो है कि अगर मैं काफ़ी जो कुछ भी सोशल मीडिया में वॉच कर रही हूँ या कुछ है, तो जहाँ मेरे को दिखता है कि ये मेरे को जो है ख़राब कर रहा है, ये मेरा टाइम ये इश्यूज बहुत आ रहे हैं, फोकस नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपको रियलिटी से इतनी दूर ले जाता है, एस्केपिंग है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल, कितने लाइक्स मिले क्या है, तो ये एस्केपिज्म है एक तरह का ना, जब हम उसमें देख रहे हैं। क्योंकि हेयर एंड नाउ, प्रेजेंट में क्या हूँ, मैं उस चीज़ से जब भागना चाहती हूँ या चाहता हूँ, अपने आप से कनेक्ट नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं इस पे बैठ जाऊँ और मैं वो दुनिया और वो चीज़ें जो है ना देखना चाहूँगी या चाहूँगा जो कि काफ़ी रंगीन है, जो मेरे से काफ़ी दूर है। और जितना ज़्यादा ये होता है उतना ही हमारा रियलिटी और उससे जो गैप बढ़ता जाता है, और जैसे ही जो ये गैप बढ़ता जाता है तो हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन केसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि हमें इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन अ सोशल मीडिया, क्योंकि एक बटन है, बटन और अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग, और आपका ये दोस्त है, और ये दोस्त ऐसा है जिसके मास्टर आप हो, मास्टर माइंड आपका है, आपकी हुकूमत से, कहने से, हुक्म से वो चल रहा है, आपके हुक्म से वो बदलेगा, है ना। ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हुआ ना, जहाँ हम 3 लोग बात करेंगे, हमारे जो मेरी पसंद की बात नहीं है, हो सकता है आप वो करो, तो कहीं मेरी पेशेंस तो बढ़ेगी ना। ह्यूमन इंटरेक्शन से मैं या क्या कर रही हूँ या कैसे है मेरे जेस्चर, या मैं कैसा जो है बोल रही हूँ, वो ह्यूमन इंटरेक्शन तो होना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे आजकल होता है कि 3 लोग अगर साथ बैठे हैं तो तीनों अपने फ़ोन में लगे हों, अपने फ़ोन में है ना, तो फिर वो लोनलीनेस तो बढ़ेगी ना। हमें जो है एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है ये तो बहुत बड़ा कॉज है जो। और मैंने देखा है बहुत बच्चे भी देखे हैं मैंने, टीनेजर्स भी और एल्डर पीपल भी, तो वो अपने आप को डिटॉक्स करते हैं।
है ना, डिटॉक्स में है कि ये आज का दिन है नो सोशल मीडिया, इस तरह की डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, या मैंने इतने घंटे अपने पास रखना है और बाकी जो है वो अंदर रहेगा। तो अवेयरनेस तो आ रही है, मैं बोलूँ कि सारा ही है, सारे लोग ऐसे कर रहे हैं ऐसा नहीं, अवेयरनेस काफ़ी आ रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब पीपल आर प्रैक्टिसिंग डिटॉक्सिफिकेशन जो इस तरह के सोशल मीडिया से जो है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रॉलिंग और बटन का मास्टर मैं हूँ, पर मास्टर तो वो सोशल मीडिया है आपका। हाँ, उसी ने आपको जकड़ा हुआ है। आप एक एजुकेटर हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कोई 2 या 3 अमेंडमेंट होनी चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में? हाँ, बहुत कुछ। हाँ, जो आपको लगता है मेनली होनी चाहिए? मुझे ये लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो आपने भी क्वेश्चन पूछा कि हर स्कूल में, कुछ स्कूल्स तो कर रहे हैं, उनका सिलेबस पे बहुत काम किया है, उनका करिकुलम और हर चीज़ जो है फ़र्क है। मुझे लगता है कि पेन और किताबों तक लिमिटेड ना हो, एक प्रैक्टिकल जो है क्लासरूम में जो है वो बढ़ना चाहिए। इट हैज़ टू बी मोर इंटरैक्टिव क्लास में, क्योंकि जनरेशन बहुत चेंज हो गई है। तो जो मैं 20-30 साल पहले एक 16 या 17 साल के बच्चे के साथ जो मैं जिस तरह से कम्युनिकेट करती थी, जो एग्जाम्पल दे के बताती थी, आज वो वैसे मैं नहीं कर सकती हूँ, काफ़ी चेंज हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलनी चाहिए। और सेक्स एजुकेशन आपने बोला, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और भी जो जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ एक बड़े अच्छे तरीके से जो है ये सेक्स एजुकेशन और ये सारी जो है ना ये ज़रूर देनी चाहिए। और हमें बहुत बच्चों की काबिलियत का पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो हर बच्चे को इस तरह से जज ना किया जाए कि अगर वो किताब में या रिपोर्ट कार्ड में अच्छा नहीं है तो वो समझो नालायकी है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस मुझे लगता है अब तो काफ़ी चेंज आना ही चाहिए एजुकेशन में। धीरे धीरे आ रहा है बट अभी उतना तेज नहीं। हाँ मैम, आप एक सोशल वर्कर भी हो, कुछ बताओ उसके बारे में। मतलब कौन कौन सी फील्ड में आपने काम किया है? देखो, सोशल वर्क मुझे लगता है कि मेरे ना शायद डीएनए में ही है। आई रियली इंजॉय, मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता कि, और ऐसा नहीं होता कि मैं बिजी हूँ मुझे टाइम निकालना पड़े। ये ऑटोमेटिकली जो है ना, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो मुझे लगता है कि मैं 18-19 साल की होगी जब मैंने तिमारपुर में निर्मल हृदय मदर टेरेसा का होता था ओल्ड होम, सो आई स्टार्टेड गोइंग देयर। तो जब वहाँ मैंने जाना शुरू किया तो उस टाइम मैं बिल्कुल फ्रेशर थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जाना वहाँ। तब मेरे समझ आया कि वहाँ जब बुज़ुर्गों के साथ काम करती थी तो उनकी काफ़ी पेनफुल स्टोरीज़ जो है ना, मैं अपने ऑन बोर्ड अपने इमोशंस के साथ लेके आ जाती थी। पर अब मुझे फिर बाद में मेरी मदर ने बताया कि अगर तुम काम करना चाहती हो तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, है ना। तो मेरे को अपने इमोशन बैलेंस रखने पड़ेंगे इफ़ आई एम वर्किंग फॉर अदर पर्सन। उसके ऊपर मैंने काम किया। फिर उसके बाद वहाँ काफ़ी मैंने काम किया। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है संजीवनी, तो वहाँ मेरे ख्याल से 37-38 years बैक जो है आई स्टार्टेड गोइंग देयर एज अ वॉलंटियर। फिर मैं पीछे हौसखास विलेज में स्लम बच्चों के साथ, वो तो बहुत मैंने इन्जॉय किया, दैट वाज द बेस्ट पीरियड। वहाँ उनके साथ काम किया। वो स्लम के बच्चों के साथ मैं बहुत खेलती थी, इन्जॉय करती थी। तो वहाँ हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी उन्होंने बड़ा राइटअप भी मेरे जो लिया, छापा उन्होंने। तो वहाँ पे काफ़ी एनजीओज़ उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ कि पढ़ाने के लिए। तो मैं ना किताबें लेके उनको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पर मैंने वहाँ जो एक अपना जो शुरू किया जिसको मैंने नाम दिया था पहला कदम, तो वहाँ मेरे को था राइट टू स्माइल, कि मैं बच्चों को कैसे खुशी दे सकती हूँ, स्माइल कर सकते हैं वो। तो वो बहुत इन्जॉय किया। वहीं सड़क पे ही हम बोरी बिछा कर जो है ना, जो है स्ट्रीट थिएटर में बोलूँगी, जैसे बच्चों की कहानी है ना,
एक बिल्ली है, दो बंदर है, रोटी के लिए, ऐसे छोटे छोटे जो बच्चों के नाटक हैं वो वहाँ पे मैं अपनी डफली ले जाती थी, वो नाटक कराए। फिर उसके बाद वहाँ पर स्ट्रीट डांसर्स कुछ थे, आप जैसे ही यंगस्टर थे, वो मेरे साथ जुड़े, उनको जो है वो स्ट्रीट डांस करवाया। जो भी एक पॉपुलर म्यूज़िक चलता है, चाहे हिप हॉप है या पॉप सॉन्ग है, तो वो जो है वो वहाँ पे ही चलाकर किसी के घर में लंबी सी तार लगा के, और जो स्पीकर हैं ना वहाँ सब्जी वाले की रेडी पे रख के वहीं डांस भी कराया उनको। फिर कुछ आर्टिस्ट बाहर से आए थे, उन्होंने भी वहाँ काफ़ी उनको पेंटिंग वेंटिंग, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनको कराई, घुमाने के लिए भी ले गए। और मैं बहुत हैरान हूँ कि मेरे को किसी ने कहा जी ये बस है, आप ले जाइए, है ना, लोटस टेम्पल ले जाइए, बिरला मंदिर, वो बच्चों को घुमाया। सो वहाँ बहुत अच्छा लगा। निर्भया केस जैसे चल रहा था, तो वहाँ उन बच्चों को मैंने सेक्स एजुकेशन दी। जो वहाँ के बॉयज़ थे उनसे बात की, जो छोटे छोटे लड़के थे, कि आपको देखो ध्यान रखना है, यहाँ लड़कियाँ का है जो आपके यहाँ रहती हैं। तो उनको एक इस तरह का जो है सोशल मैसेज भी जो है मैं देती थी। इस तरह से अभी जो कोविड का टाइम था, तो जूम पर जो है स्लम के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं आजकल जो है, तो जूम कॉल पे भी जो है उनके साथ काफ़ी काम किया। उनको जैसे कोई ना कोई एक पर्सनालिटी की मैं कहानी सुनाती थी, जैसे आइंस्टाइन की कहानी होगी, हेलन केलर की कहानी होगी, और कहानी सुनाने के बाद उसके ऊपर जो है उनको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स या कुछ उस तरह से बात करते थे। जूम कॉल पे सबसे इंटरेस्टिंग रहा कि मैंने घर के बर्तन रख के ऑर्केस्ट्रा बजाया, और उन बच्चों ने भी अपने घर से ना कुछ बर्तन रख के और चम्मच लेके वो मेरे साथ वो जो है म्यूज़िक बजाया। तो इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट कुछ कुछ चलता रहता है। सो मैम, जैसे कि आप एक एजुकेटर हो, एक काउंसलर हो, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा कि टीनेज में जो है ड्रग अब्यूज़ या फिर जो गलत नशे वगैरह होते हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी बच्चे इतने मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ के अंदर घुस जाते हैं कि उससे बाहर ओवरकम कर ही नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है कि इससे कोप अप करने का क्या तरीका है? देखो, ये काफ़ी ज़्यादा जो ड्रग्स और इस तरह का जो चीज़ चल रही है, अब तो गली के हर नुक्कड़ पर जो है इट इज़ अवेलेबल, और सस्ते से सस्ता भी मिलता है ना। तो अवेलेबिलिटी जो है सबके लिए हो गई है, पर उन बच्चों तक इसके ऊपर जो है ना एजुकेशन पहुंची नहीं है उनके पास। कि जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि एक एडिक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट जो हमारे अंदर है, तो वो बच्चों को समझाना, उनसे बात करना वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ये भी मुझे लगता है कि हमें हमारी जो गवर्नमेंट है उनको भी जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स करनी चाहिए स्कूल लेवल पर। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा 20 साल या 25 साल का होगा तभी लेना शुरू करेगा, क्योंकि बच्चों को बहुत आसान तरीका है ये, सबसे जो है ना अपने आप से एस्केप करने का आसान तरीका है। वो लिया और थोड़ा झूम लिया और अपने आप से दूर हो गए। जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, तो उनके पास और तरीके होने चाहिए जब वो डिस्टर्ब हैं और अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए। वो तरीके क्या हैं, वो तरीके उन तक बच्चों को ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लेता है हम 2 थप्पड़ लगा, नहीं तूने नहीं लेना है, ये गलत आदत है, ये नहीं पीनी, ऐसे बात नहीं बनेगी। वी हैव टू शो देम द वेज कि वो पहचाने उनके अंदर क्या इशू है। इशू को पहचान कर ये रास्ते हैं, आप ये भी कर सकते हो, खाली एक यही रास्ता नहीं है। जैसे आपने डूज और डोंट्स वाली बात की थी, हाँ, ये करना ये नहीं करना। हाँ, तो उनको वी नीड टू टेल देम द डिफरेंट वेज कि ये रास्ता है, आप ये अपनाइए, ये करके देखो, तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत चिंता होती है जब मैं देखती हूँ, कभी जाती हूँ कुछ एरियाज़ में, कुछ बच्चे पी के ऐसे सड़क पे बैठे हैं। आप देखेंगे कि रोड साइड पे आपको दिख जाते हैं, स्मेल करके जो है नशा ये करते हैं। तो ना बड़ा दुख सा भी होता है कि क्या करो, कि पेरेंट्स भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं।
वहाँ पर, तो इनको किस तरह से जो है रियलाइजेशन हो। अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत इजीली मिल जाता है। हाँ, बहुत इजीली मिल जाता है। तो आप लोगों को पता ही है, हर जगह नुक्कड़ पे हर जगह है इजीली अवेलेबल है। और आपको टेस्ट कराने वाले भी आपके दोस्त भी मिल जाते हैं। जब अंदर से जब हमें वो होता है ना कि हम बहुत परेशान हैं, कुछ है, तो हम भी उस डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि वो इजी वे है, बहुत आसान है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर अगर हम मेहनत करें अपने पर्सनालिटी ट्रेट पर, तो हम इससे बच सकते हैं। कुछ तो पीयर प्रेशर भी होता है। हाँ, क्यों नहीं, जो लेने पे यू वांट टू बी सो कूल, भी बड़े मैं कूल डूड कि भी हाँ भी ये बड़ा है, तो तभी मैं इनके ग्रुप में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, कि मुझे ये ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वैलिडेशन के पीछे भाग। हाँ बिल्कुल, यू हैव टू मेंटेन योर आइडेंटिटी। तो उसके लिए जो है सेल्फ एस्टीम पे काम करना पड़ता है, कि अपने पे कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एस्टीम हो आपके अंदर। जैसे हमने अभी बात की थी सेल्फ लव की, वो वहीं से आ सकता है। हाँ, वहीं से आ सकता है कि एक्सेप्टेंस की। हाँ, आपको जब एक्सेप्टेंस हो कि हाँ भी मैं इतना ये गलत तरफ मैं जा रहा हूँ, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, फिर विलिंगनेस हो कि मुझे बाहर निकलना है। और जब बच्चे में विलिंगनेस है तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी चाहिए कि भी हाँ भाई, वी आर देयर फॉर यू, यू आर नॉट अलोन। हाँ, हमने अब सेल्फ लव की बात की, लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप, कपल्स। अभी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहे लोग, वो इतने बड़े बड़े इश्यूज फेस कर रहे हैं। पहले लगता है कि हाँ भाई वी आर टुगेदर, वी आर मेंट टू टुगेदर, बट इन द एंड वो लगता है कि हमें भागना है इनसे, हम इनके साथ नहीं रह सकते। हाँ, वो सब क्यों, मतलब एकदम से ये ना अभी क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है। और ये कोविड के दौरान ना मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आए, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही थी, और जो शायद एज अ काउंसलर मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा इशू हो सकता है। क्योंकि दिल्ली के बाहर से भी कई जगह से ऐसे कॉल्स आए, तो उन्होंने कहा कि तो अब मैं अपने जो है पार्टनर के साथ मैं तो और रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता। वो मुझे बार बार आके चाय कॉफ़ी भी पूछ रहा है और ऐसे भी कर रहा है, बट इट्स टू मच। क्योंकि 24/7 कोविड में ऐसा हो गया था, दिन रात इकट्ठे रह रहे हैं। जब दिन रात इकट्ठे नहीं रह रहे थे तो ये है कि कुछ घंटे के लिए इकट्ठे थे, है ना, दोनों अपना अपना काम करने निकल गए, स्पेस मिल गई। जब इकट्ठे हैं तो एक दूसरे की स्पेस में घुसना शुरू कर दिया। तो जब एक दूसरे की स्पेस में घुसना शुरू कर दिया तो बड़ी नज़दीकी से एक दूसरे की जो है हैबिट्स देखनी शुरू की, जो कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे ये ऐसा भी होगा या ये ऐसी भी होगी। एक्सेप्टेंस लेवल वाज ज़ीरो, बिल्कुल एक्सेप्टेंस जो नहीं थी। तो दैट इज़ द मेन केस जो इस तरह से होता है। पर अब तो इट्स वेरी कॉमन जो है लिव इन रिलेशनशिप का जो है। पर वहाँ भी यही है कि मेन जो है एक्सेप्टेंस में, तो जो बार बार मैं कहती हूँ, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को कुछ स्पेस भी हम दे सके, जो है। क्योंकि पहले टाइम होता था कि हम कहते थे कि दो जिस्म और एक जान है, हम अब दो जिस्म है और दो ही जाने हैं एक जान नहीं है। तो अपने अपने जो है हिसाब से आप चलिए, अपने हिसाब से मैं चलूँ, बट यस, हम दो इंडिविजुअल होकर एक दूसरे को प्यार भी कर सकते हैं। वो वहाँ मतलब ग्रो, एक दूसरे के साथ ग्रो होना, एक दूसरे की हेल्प करना, पुश करना है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमने इतनी बात करी तो देयर इज अ क्वेश्चन, आर यू स्पिरिचुअल? यस, आई एम। स्पिरिचुअल की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? स्पिरिचुअल की डेफिनेशन मेरा है कि आई डू मेडिटेशन, सो आई हैव दैट कनेक्शन विद यूनिवर्स, जो मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस करती हूँ। और आई विद दैट स्पिरिचुअलिटी आई हैव दैट सिरेनिटी इन मी, अपने अंदर जो है। और एक कॉस्मिक एनर्जी या उस तरह के जो है, वहाँ मैं कनेक्टेड फील करती हूँ वहाँ पर जो है। सो मेरा एक डायरेक्ट कनेक्शन मैं फील करती हूँ। मुझे कोई मिडिल पर्सन नहीं चाहिए
उसके लिए, बिकॉज मेडिटेशन इज़ अ वे जो मैं डायरेक्ट कनेक्शन जो है फील करती हूँ, कामनेस फील करती हूँ, और स्पिरिचुअलिटी में आई एम मोर कनेक्टेड विद माई सेल्फ, अपनी जो है ह्यूमैनिटीज़ के साथ जो है आई फील मोर ह्यूमिलिटी, एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। तो इस चीज़ का जो है मैं काफ़ी इम्पोर्टेंस देती हूँ अपनी लाइफ में। तो अभी आपने मेडिटेशन के बारे में बात करा, तो हाउ यू डू मेडिटेशन? देखो ऐसा है, अभी जो मेडिटेशन के ना बहुत तरीके हैं और सब तरीके ठीक है। भी कहा जाए कि कोई बेसिक वे जो हमारी ऑडियंस देख रही है, इफ दे वांट टू डू हाँ, मेडिटेशन। तो हो सकता है आजकल तो काफ़ी लोग जुड़े हैं मेडिटेशन के साथ जो है, सबका जो है अपना अपना तरीका। वही मैं कहती हूँ, ऑल वेज आर फाइन। जो वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, हम सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। तो मेरा जो तरीका है, लाइक आई हैव डन विपासना। हाँ, विपासना का जो है, तो मैं विपासना मेडिटेशन जो है वो करती हूँ, और वो एक मेरा इमोशनल फूड और स्पिरिचुअल फूड जो है वो मुझे चाहिए, जो मुझे ग्राउंडेड रखता है, मुझे कामनेस देता है, रियलिटी में रखता है। और जब मैं किसी और से कनेक्ट होती हूँ तो वो एक एज अ ह्यूमन कनेक्ट हो सकता, हाँ, कि और चीज़ें मेरे सामने नहीं आती। मैम, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके 20s में हुई और वो आप उसको रिग्रेट करते हो? अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बोलूँ कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि काश ऐसे ऐसे जो है। मीन्स सच में कोई भी चीज़, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं मैं कर रही हूँ, क्योंकि इश्यूज तो बहुत आए लाइफ में, है ना। इसमें सच बात तो ये है कि किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती जहाँ इश्यूज नहीं आते, पर यह है कि इश्यूज को मैं रिजॉल्व करती गई और निकलती गई। मैंने अपने आप को किसी तरह के भी हुक में फंसा के नहीं रखा, और बस आगे जो है मैं निकलती गई हूँ। और मुझे लगता है मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। तो आई थिंक सेल्फ लव जो यहाँ पे भी आ जाए। हाँ, बिल्कुल, जो है किसी चीज़ का भी रिग्रेट नहीं है। किसी चीज़ का भी रिग्रेट नहीं है, मतलब कि एक आपने पाथ पकड़ा, उस पर चलते रहे। हाँ, ऑब्स्टेकल्स आए बट आपने उसको ओवरकम कर लिया। हाँ, बहुत चीज़ें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, पर ठीक है, कभी उदासी भी आती थी, कभी ठीक भी हो जाती थी। तो लाइक इट्स ओके। बेसिकली रिग्रेट्स नहीं है, एक्सपीरियंसेस है। यस, यू कैन से दैट एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहे, जो उस टाइम हो सकता है जब होता है तो तुम्हें पेन देते हैं, पर अब इंसिडेंट बन गया, अब कहानी बन गई है, तो वो एक कहानी की तरह, हाँ ऐसा हुआ था, उन पे मैं हंस भी सकती हूँ कि भी ऐसा भी कभी हुआ था मेरे साथ उस तरह से। तो लाइक इट्स ओके, जो जैसा भी है। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है। बिल्कुल मैम, कोई ऐसी बुक या मूवी जो आपको लगता है अरे ये तो मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करती है, या फिर वो लगता है कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, या ऐसा कोई मूवी या कोई बुक आपने कहीं पढ़ा हो, ऐसा कुछ जो आपको रिप्रेजेंट करती हो? जैसे कई इंजीनियर्स, उनको लगता है भाई 3 इडियट्स, फोटोग्राफर्स जैसे हमारे भाई हैं। हाँ, वो ऐसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर हाँ डेफिनेटली लाफ्टर मेरी लाइफ का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने टेड भी लिया था, टेड टॉक्स भी ली थी। हाँ, टेड टॉक ली थी, वो उस पे क्लाउनिंग थिएटर के ऊपर नाक पे लगा टेड टॉक। तो हाँ, तो एक जो ह्यूमर जो है ना, जैसे मैं म्यूजिक का कह रही थी, म्यूजिक के बिना आई एम नॉट कंप्लीट, तो ह्यूमर के बिना भी आई एम नॉट कंप्लीट। तो ह्यूमर इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं कहीं भी कैसी भी सिचुएशन में हूँ, मैं अपने ऊपर भी बहुत अच्छे से हंस सकती हूँ। और ह्यूमर जो है एक बहुत बड़ा हीलिंग का भी काम करता है। जो आप रिग्रेट्स पूछते हो, तो वो कहीं भी अड़ने नहीं देता। तो मीन्स इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ह्यूमर जो है। तो इस तरह का आप देख लीजिए, जितनी भी फनी मूवीज़ हों जिसमें लाफ्टर और ह्यूमर के लिए क्या कुछ यंग बच्चे करते रहे, वो सब उस तरह की नॉटी हरकतें जो हैं मैं की हैं। और अभी इस एज में भी जो है कि थैंक गॉड वो मेरे अंदर जिंदा है ह्यूमर। तो और आप जैसे बच्चों के बीच में ज़्यादा रहती हूँ
तो बूढ़े होने का भी मौका भी मिला वो मौका नहीं मिलता, तो वो चीज़ भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। तो आई थिंक डू यू वॉच मीम्स एंड समथिंग? हाँ, सब कुछ देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं, वो हर तरह के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो चल रहा है ना, वो बच्चे मुझे सब दिखाते हैं कि ये चल रहा है, चाहे नेटफ्लिक्स पे क्या चल रहा है, टिंडर, बम्बल, ये वो सब कुछ जो है कि इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि अगर मैं काउंसलिंग प्रोफेशन में हूँ और जो अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो मुझे अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों की, कि वहाँ क्या हो रहा है और किस तरह की ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ गेम प्ले की जा सकती है। तो जो सब चीज़ें जो हैं, जैसे आपने ये बोला टिंडर एंड बम्बल, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टीनेजर इसके वजह से स्पॉइल या फिर अपनी लाइफ को रुइन कर रहे हैं? देखो, हाँ, अल्टीमेटली तो अभी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है ना, कौन क्या कर रहा है। तो हाँ, ये तो है ना, ये जो मीडिया यहाँ पर है कि तुम वर्चुअल डेटिंग कर रहे हो, है ना, वही फैंटेसी इल्यूशन जो उस तरह से जो है, तो ये चीज़ तो चल तो रही है, कहीं ना कहीं नुकसान देती है। पर अब टाइम चेंज हो रहा है तो चीज़ें तो बदलेंगी ना, हर तरह से जो है। तो उसका भी कोई ना कोई तोड़ निकलेगा, क्योंकि अगर कुछ इस तरह की कुछ नई चीज़ आती है, उसके साथ इश्यूज भी आते हैं, तो सॉल्यूशन के भी दरवाजे खुलते हैं साथ में। हाँ, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन तो है ही है। हमारा वेरी लास्ट क्वेश्चन, कोई एक ऐसी एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे सामने? व्यूअर्स को तो मैं यही देना चाहूँगी कि दे शुड स्टे हैप्पी, इंजॉय योर लाइफ। अगर कोई भी इशू चल रहा है लाइफ में, सो नथिंग इज परमानेंट, ठीक है ना। जो चीज़ 4 साल पहले आपको तकलीफ दे रही थी, वो आज तकलीफ नहीं दे रही, तो जो आज तकलीफ दे रही है वो भी चली जाएगी। सो रैप अप करते हैं इस सेशन को। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. I really enjoyed. Thank you so much. How was the experience with us? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों के भी बारे में मैं जो है जानती हूँ, आप लोगों का केस है, और बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हो आप, ये जो है लोगों तक बात पहुँचे, एंड नोबडी इज़ अलोन, ये मैसेज जो है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड, हैड गुड टाइम। थैंक यू मैम, हमें भी बहुत अच्छा लगा। सो रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे।